जरा सा याद कर लो, मुझे ठीक से याद नहीं है। हाँ, मुझे अभी याद आ जाएगा तो मैं आ जाऊँगा। थी फजा भी है जवा जवा, बीते हुए लम्हों की कसक आज भी होगी, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ये ऐसी बहुत बहुत बड़ी नामुमकिन हस्ती आज इस मंच पर है, हमें फख्र है, इनका सम्मान बहुत बड़ी बात है। इसके बाद प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के हमारे जनरल सेक्रेटरी नेशनल के सम्मानीय सुखदेव सिंह सिरसा जी, असीम भाई कमल हसन जी के एनपुरे जी, हसन कमल जी वो शब्द ऐसा है मुंह पे चढ़ा है, मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। भाई हसन कमल जी, हमारे महाराष्ट्र पत्नीशील लेखक संघ की जो हमारी इकाई है उसके प्रेसिडेंट जी के एनापुरे जी, उत्तम कांबले जी, तानजी थोंगरे जी, डॉक्टर सुधाकर शेंडगे, कॉमरेड राम घेती, डॉक्टर इकबाल मिन्ने, विजय राउत जी को सुनने के बाद बोलना हवाक होगी, सियानत नहीं होगी, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। एक तो मेरा काम उन्होंने बहुत आसान कर दिया, क्योंकि मंच की जो कार्रवाई हो रही थी वो मराठी भाषा में हो रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे मराठी नहीं आती, मैं आपसे मराठी में बात नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन एक बात मेरे मन में आ रही थी कि यहाँ जो साथी मंच पे और सामने सभागार में मौजूद हैं, क्या मेरी बात अच्छी तरह समझ पाएंगे? लेकिन जैसी हिंदी है हमारी पंजाबियों की, वो भी ऐसी ही है। हमारा लहजा जो है कैसी हिंदी बोलने की कोशिश करें, लेकिन हमारा लहजा पंजाबी का ही रहेगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि हमारी महाराष्ट्र की इकाई ने एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा आयोजन किया है, जो 11वां कॉमरेड अन्ना भाऊ साठे साहित्य सम्मेलन है, उनके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। एक और बात के लिए भी मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और इस आमंत्रण की वजह से मैंने जो हिंदी में उपलब्ध थी, सिर्फ 2 कथा संग्रह उनके मिलते हैं, उनकी जो सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं हिंदी में मिलती हैं, वो मैं पढ़ पाया। हिंदुस्तान के एक ऐसे राइटर को समझना बहुत ही ज़रूरी है आज के दिन, तो इसलिए भी मैं उनका आभारी हूँ। एक और बात जो मेरे मन में आ रही थी कि महाराष्ट्र और पंजाब चाहे एक दूसरे के साथ सटे हुए प्रदेश नहीं हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी साझें हैं, 2 बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए पंजाब के लोग महाराष्ट्र के कई चीज़ों की वजह से हम महाराष्ट्र को जानते हैं। हमारी जो साझ रही है 2 प्रदेशों की, पंजाब और महाराष्ट्र की, एक तरफ तो संत भक्ति मूवमेंट का संगीत और साहित्य रहा है, दूसरी तरफ ये दोनों प्रदेश ये रणबंकरों की भूमि है। यहाँ के योद्धे समाज के न्याय के लिए लड़ते रहे हैं। पंजाब हमारे देश की खड़क बजा रहा है, लेकिन पंजाब में भी और महाराष्ट्र में भी, चाहे वो शिवाजी से ले लें आप, और आज तक दोनों प्रदेशों में तलवार की सांझ भी रही है, कलम की सांझ भी रही है। संत नामदेव जी 17 वर्ष पंजाब में रहे हैं, और आज भी उनकी बानी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। हमारे घरों में हर रोज़ संत नामदेव जी की बानी पढ़ी जाती है, और जो जहाँ वो रहे हैं उनका जो स्थल है जहाँ उन्होंने भक्ति की, उस पर बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ी गिनती में लोग जाते हैं। और दूसरी
श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो हमारे 10वें गुरु माने जाते हैं, नंदेड़ से उनका ताल्लुक रहा है। इतना ही नहीं, एक और ताल्लुक भी रहा है महाराष्ट्र का। पार्टीशन के बाद पंजाब के राइटर्स को, पंजाब के फिल्मकारों को, पंजाब के अभिनेताओं को बॉम्बे ने शरण दी है। तो पंजाब के बहुत बड़े गायक थे मोहम्मद रफ़ी, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, उनकी कर्मस्थली बॉम्बे रही है। बड़े गुलाम अली भी पार्टीशन के बाद पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में दिल नहीं लगा, छोड़ के बॉम्बे में आए, लेकिन बॉम्बे में भी दिल नहीं लगा, क्योंकि जिसने पटियाला का पानी पिया हो, जिसने पटियाला रियासत की सरपरस्ती मानी हो, चाहे वो बड़े पहलवान हो हमारे गामा जैसे, चाहे बड़े कलाकार हो, बड़े गुलाम अली जैसे लोग हों, जगजीत सिंह यहाँ रहे हैं, आपके प्रदेश में रहे हैं, और हमारे दो बहुत बड़े आर्टिस्ट पृथ्वीराज कपूर और बलराज साहनी जैसे लोग, इन लोगों को महाराष्ट्र ने मौका दिया। पंजाब के कलाकारों की जो कला थी उनको विकसित होने का, संपन्न होने का मौका भी महाराष्ट्र ने दिया है। बहुत से लोग हमारे ऐसे भी हैं जो दोनों प्रदेशों में पढ़े जाते हैं। पाश, मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं, पाश को बहुत पढ़ा गया होगा। यहाँ हिंदुस्तान की कोई ऐसी भाषा नहीं है जहाँ पाश नहीं पहुँचे। लेकिन हम पंजाबी भी महाराष्ट्र की दलित पैंथर मूवमेंट्स के जितने राइटर्स हैं वो पंजाब में उतने ही पॉपुलर हैं जितने ही आपके यहाँ पॉपुलर हैं। तो बहुत से लोग हैं। और एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, हमारा स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों का नाम आता है, विष्णु गणेश पिंगले, वो पंजाबी के या पंजाब के जो देशभक्त लोग थे हमारे, वो हमारे राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के जो लोग थे उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत थे। बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, सावित्री फूले, इन लोगों को अक्सर हम पढ़ते हैं। ताराबाई शिंदे की छोटी सी पुस्तक जो 1982 में छपी थी, उससे पहले पंजाबी में भी एक पंजाबी में भी एक स्त्री लेखक ने एक किताब लिखी थी, वो भी 82 में लिखी गई थी। लेकिन ताराबाई शिंदे को बहुत पढ़ा जाता है हमारे। जिन लोगों को हमने बहुत पढ़ा है, बाबूराम बागल हो, नामदेव टसाल जी हों, ये तो हमारे मॉडर्न युग के हमारे जो लोग हैं, ये तो हमारे लिए बहुत प्रिय रहे। उनकी तो बहुत सी रचनाएँ, टसाल साहब की बहुत कविताएँ हैं जो पंजाबी में छपी है, अनुवाद होकर छपी है। तो बहुत से लोग हैं। दया पवार की जो जीवनी है अछूत, उसको पढ़ा गया है। शरण कुमार नवाले को हमारे बहुत पढ़ा जाता है। तो एक हमारी राइटर्स की भी सांझ रही है मराठी भाषा के साथ। जिस बात को लेके ये सेमिनार हम आयोजन कर रहे हैं, अन्ना भाऊ साठे जी की सिर्फ उनकी दो कहानी संग्रह ही मिलते हैं हमारे पंजाबी में। 2 अनुवाद हुई, 2 बोली में उनकी कुछ चुनिंदा कहानियाँ अनुवाद हुई है। लेकिन आज के दिन अन्ना भाऊ साठे हमारे लिए, उनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? मैं देख रहा था, मैं उनकी कथा रचनाओं को पढ़ रहा था। वो नावलकार हैं। हमने नावल तो नहीं पढ़ा क्योंकि अनुवाद नहीं हुआ, लेकिन फिल्म देखी है फ़कीरा। वो एक कथाकार थे, नावलकार थे, कहानी लेखक थे, लोक शहीद थे, पोइट थे, नाटककार थे। आप तो उनको बहुत जानते हैं। लेकिन कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ आपसे कि एक अन्ना भाऊ साठे जिनको आपने जाना समझा, एक अन्ना भाऊ साठे हमारे पंजाबियों का भी है। हमने कितना जाना है, कैसे जाना है उनको। मैं उनकी कथाओं को देख रहा था तो मुझे लगा कि उनकी जो कथा रचनाएँ हैं, क्योंकि वो सेकंड वर्ल्ड वार से लेके हमारी जो पार्टीशन का समय है, 47 तक का जो समय है, एक दौर वो है जिसमें वो कुछ कहानियाँ लिखते हैं। और उन कहानियों में बंगाल में जो अकाल पड़ता है 1942 के आसपास, उसका जिक्र भी करते हैं। और जो नई तब्दीलियाँ वापर रही थी उनका जिक्र भी है। लेकिन जिनके लिए उन्हें जाना जाएगा कि हमारा जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था, ये केवल साम्राज्यवाद या बस्तीवाद के खिलाफ एक राजनीतिक आज़ादी का आंदोलन ही नहीं था। ये एक दूसरी
जो जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा रेनेसांस अभी था। एक रेनेसांस तो हमारा मध्यकाल का है जो भक्ति, सूफी और संत कवियों की वजह से वापरा है, और दूसरा जो रेनेसांस है वो 1857 के बाद मुझे याद आया एक और राइटर जो पंजाब में बहुत पढ़े जाते हैं, उनकी किताब है माझा प्रवेश। तो विष्णु भट्ट गौडसे की वो किताब पंजाबी में तो नहीं मिलती, लेकिन पंजाब में पढ़ी बहुत जाती है, क्योंकि 1857 जिसका केंद्र पंजाब भी रहा है, 1857 में वो पंजाब की तरफ जाते हैं। वो उनका जो ट्रैवलॉग है उनमें वो एक जो प्रत्यक्ष नक्शी का संस्मरण है वो हम देखते हैं कि 1857 के जितने अकाउंट्स हमें मिलते हैं उनमें महाराष्ट्र के एक लेखक भी है जो पंजाब में बहुत पढ़े जाते हैं। तो मैं ये देख रहा था कि अन्ना भाऊ साठे की कुछ कथाएं ऐसी हैं जो हमारे राष्ट्रीय मूवमेंट के दौरान जो हो रहा था, और जिसके बारे में ये कह रहा था कि वो एक केवल स्वतंत्रता हासिल करने के लिए केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, वो एक सांस्कृतिक आंदोलन भी था, सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। भाषाओं की चेतना भी आ रही थी और हमारे लोगों में पहचान की जो जिसको आज हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं, वो जाति पहचान की चेतना भी साथ साथ आ रही थी। तब मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ भी आ रही थी, लेकिन उनकी कुछ कहानी आती है, उनकी बहुत सी कहानियाँ कथाएँ ऐसी हैं जिनके जो उनके पात्र हैं वो गरीब बस्तियों में रहने वाले छोटे, जिनको हम छोटे समझते हैं, छोटा काम होता नहीं, लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी बना दी है, कुछ बस्तीवाद की वजह से, कुछ सामंतवाद ने हमारी दृष्टि ऐसे बना दी है कि हम कुछ कामों को बड़ा छोटा करके समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई छोटा नहीं होता। लेकिन उनकी कहानियों को जब हम पढ़ते हैं, हम जब उनकी कहानियों के पात्र को देखते हैं, उनके जो कहानी के नायक हैं वो गरीब बस्तियों में रहने वाले, बहुत ही दरिंदगी की ज़िंदगी जीने वाले, लेकिन मानवीय मूल्यों से भरे हुए लोग हैं, जो अपनी आत्मा के साथ, जो अपनी ज़मीर के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे उनको कितनी भी कष्ट उठाने पड़े। मैं देख रहा था उनकी कुछ कहानियों को, मैं देख रहा था, मैं उन कहानियों के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ जो उनकी कथाओं के पात्र हैं, उनके बारे में मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ आपसे। तो बरबादा कंजारी, सुल्तान हो, भूमकाया हो, मुकुल मुलानी हो, जहाँ कुछ ऐसी उनके और पात्र हैं, हरिबो जो उनकी कहानी है, फंदा का पात्र है, वो गरीब बस्तियों में रहने वाले, छोटा काम करने वाले, जिंदगी की उम्मीद को नहीं छोड़ते, जख्मी होते हैं। उनका चित्र जब वो करते, जब उनका वो, मुझे लगता है कि ये कहानियाँ कम हैं, ये व्यक्ति चित्र ज़्यादा हैं। बहुत ही सडौल जुस्से के मालिक हैं, अड़ जाते हैं अपनी बात के लिए, मार खाते हैं, पिटते हैं, लेकिन जीने की अपनी आस वो नहीं छोड़ते। तो आज हमें लगता है कि ये जो उन्होंने जो पात्र उन्होंने अपनी कथा कहानियों में लाए हैं, वो पात्र हिंदुस्तानी लोगों की जो एक नई चेतना जाग रही थी अपनी अजमत के प्रति। एक तरफ बस्तीवाद था, बस्तीवाद ने हमें रौंद दिया था, और हमें बस्तीवाद ने बार बार, क्योंकि राज तभी कोई कर सकता है अगर वो हमारी संस्कृति को, हमारे जीवन मूल्यों को छुटाएगा और वो हमें सबजुगेट करेगा। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी कहानियाँ भी लिखी है, जैसे प्रायश्चित उनकी कहानी है। ये कहानी उनकी तब लिखी गई होगी जब उन्होंने देखा होगा कि पश्चिम की संस्कृति हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डाल रही है। तो वो दो बहनें और दो भाई कैसे एक गलती की वजह से शर्मसार होते हुए वो अपना बलिदान दे देते हैं। लेकिन वो उस कहानी में एक बात है कि हमारी संस्कृति, जब हमारे जीवन मूल्य जो हैं, उनके लिए हमें बहुत सचेत होने की ज़रूरत है। और कुछ कहानी उनकी ऐसी है जो पार्टीशन के बाद की कहानी है। हम देखते हैं कि जब देश को स्वतंत्रता मिल जाती है, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता है, जिसको हमारे बहुत से बड़े राइटर्स ने हमारी आज़ादी को धोखा कहा है। फैज़ ने भी इसको धोखा बोला है, बहुत से लोगों ने
हमसे धोखा हुआ, ऐसी नज़में आई थी। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू का इरा था, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू से हमें बहुत संभावनाएं थी क्योंकि वो समाजवादी सोच के साथ चलने वाले लोग थे, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे देश में एक ऐसी लॉबी थी हमारे सरमाएदारों की, हमारे देश की सरमाएदारी की, जो देश को उसी रास्ते में लेके चलती है। जो नेहरू का मॉडल था, उस मॉडल की फेलियर हम देखते हैं। उनकी एक कथा है, बहुत खूबसूरत कथा है, वो है दो नर भैंसों की टक्कर। उस नर भैंसों की टक्कर को आप देखिए, 55 के आसपास का दौर देखिए, 60 के आसपास का दौर देखिए। जो हमारी लोकल बुर्जुआजी है, हमारी लोकल बुर्जुआजी और हमारे बाहर के जो बड़े कारपोरेट तो नहीं थे, बड़े सरमाएदार थे, दोनों में एक खींचातानी की स्थिति हम देखते हैं। कथा देखने को बहुत साधारण सी लगती है कि दो भैंसों की टक्कर है, वो भैंसों की टक्कर नहीं है, वो हमारे देश की देसी और विदेशी सरमाएदारी की टक्कर है। और उस टक्कर में हम देखते हैं कि आम लोग कैसे पिस जाते हैं। तो बहुत सी उनकी ऐसी कहानियाँ हैं जो बहुत ही राजनीतिक किस्म की कहानियाँ हैं। जिस बात के लिए मुझे वो बहुत बड़े राइटर लगते हैं वो है कि हमारे हिंदुस्तान का वो समाज जिसको आज हम हाशिए का समाज कहते हैं, दलित समाज कहते हैं, जिसमें हमारी नारी भी शामिल है, हमारे छोटे बच्चे भी शामिल है, और आज के दिन हमारी जो अक़लियत हैं, जो हमारी मिनॉरिटीज़ हैं, वो भी उसमें शामिल है। मैं देखता हूँ कि मध्यकाल में एक बहुत बड़ा नवजागरण हुआ था। वो नवजागरण था भक्ति संत मूवमेंट का नवजागरण, जिसने पहली बार एहसास कराया था हमें कि हर इंसान एक जैसा है और समाज के न्याय के लिए लड़ना चाहिए। और मध्यकाल के नवजागरण के बाद हम देखते हैं कि हमारी राष्ट्रीय मूवमेंट जो थी, हमारी जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट थी, इसमें भी एक साथ इसमें भी एक नए जागरण का दौर है। पहली बार दलित पैंथर मूवमेंट से भी पहले हम देखते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र की दलित पैंथर मूवमेंट है, इसके जो अग्रजन कोई हैं तो अन्नाभाऊ साठे की वो कथाएं हैं जिनमें वो जिक्र करते हैं कि वो गंदी समझी जाने वाली वस्तुओं में छोटे काम करने वाले लोगों को, उनमें एक आत्मसम्मान की वो बात करते हैं। तो जो हमारा दलित समाज है, जहाँ हमारा नारी समाज है, उनकी दो कहानियों को मैं देख रहा था कि उनकी कहानी देखने को, उनकी कहानी बहुत सीधी लगती है। आज बहुत जटिल, पंजाबी में तो आज बहुत ही जटिल किस्म की कहानी लिखी जा रही है। एक कहानी में कई कहानियाँ होती है और एक बात पे हमें रुकना पड़ता है। उनकी कहानियाँ देखने को बहुत सरल लगती है, ऊपर से सीधी सादी लगती है, लेकिन जब वो चोट करते हैं, मैं दो कहानियों का जिक्र करना चाहता हूँ। फंदा, उनकी कहानी है फंदा, जिसमें वो दलित अशासन की बात करते हैं कि महार लोग कैसे हरिबा की अगुवाई में महार लोग कैसे सदियों से लेके आज तक उनको मरे हुए ढोर डंगर ढोने का जो काम दिया गया था, और उनकी जो अजमत थी उसको रौंदा जा रहा था, वो अड़ जाते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो ये कहानियाँ, क्योंकि 69 में तो वो उनकी डेथ हो जाती है, तो मुझे लगता है कि दलित पैंथर मूवमेंट के वो अग्रणी हैं। हमारी जो हाशिए का समाज है वो जो नमी अगड़ाई ले रहा था। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, उनको इस तरह भी पढ़ना चाहिए। दूसरी कहानी बहुत खूबसूरत कहानी है, मैं सभी कहानियों का जिक्र नहीं करूँगा, समय की सीमा है, एक कहानी की बात करके अपनी जगह लूँगा। दूसरी कहानी उनकी है नाता तोड़। नाता तोड़ कहानी में जो सखूबाई है, उसके बेटे की, उसका हस्बैंड मर जाता, उसका पति मर जाता है। एक औरत कैसे इस पैट्रियार्टिकल सोसाइटी में एक औरत कितनी मुश्किल से एक बच्चे को पालती है, बड़ा होता है, शादी होती है, और फिर वो इस अंधविश्वास में कि मैं भैरव देव के मंदिर में एक मन्नत मानी है, तो अपने बच्चे को उस मन्नत के लिए वो वादा करती है, लेकिन बच्चे का रिश्ता टूट जाता है। तो कहानी के अंत में वही औरत जो इतनी अंधविश्वास में फंसी हुई है, वो उस देवता को देवता मानने से इनकार कर देती है कि कैसा देवता जो नाता तोड़वा दे। लेकिन इस कहानी में एक और प्रहार भी किया इस कहानी ने। वो उस कहानी की माई सखूबाई, जो भीमा की माँ है,
जिसके पुत्र का विवाह टूट जाता है, नाता टूट जाता है। एक तरफ तो वो हमारी जो धार्मिक अंधविश्वास है उसके ऊपर अटैक कर रही है, दूसरा वो हमारी विरासत के ऊपर भी अटैक कर रही है कि हमारी वो विरासत, उस कथा में जो माँ है वो खुद कटाक्ष का विषय बन जाती है कि अगर हमारी विरासत हमारे बच्चे का रास्ता रोकेगी, अगर माँ अपने बच्चे को कभी सोचने नहीं देगी, बच्चा हर माँ की हर बात करेगा, तो विरासत को हम कैसे लें? हम विरासत को एक आज्ञाकारी पुत्र के तौर पे लें, जहाँ विरासत के साथ संवाद करें और विरासत को हम चुनौती भी दें। तो ऐसी ये कहानियाँ हैं कि जो हिंदुस्तान के जो उस समय के मामलात थे, उन मामलात के बारे में है। बहुत सी और कहानियों का मैं जिक्र करना चाहता था, लेकिन समय की सीमा की वजह से मैं फिर एक बार आप सब दोस्तों का बहुत आभारी हूँ। एक तो इतना अच्छा समागम। हाँ, एक बात मैं यहाँ के साथियों का कहना चाहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र के साथी फकीरा का हिंदी ट्रांसलेशन करवा देते हैं तो हम प्रगतिशील इलेक्शन पंजाब के साथी उसको छिपवाने की व्यवस्था हम कर लेंगे और पंजाबी में भी हम छिपवाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।